नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्लाइड्स। आपके लिए अनअकैडमी लाया है बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज जिनसे आप कर सकते हैं अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी और अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। तो चलिए स्लाइड को देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कुछ स्लाइड है। इनका 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस स्लाइड पूरा देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। न्यू बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 2022 2023। ठीक है, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 साल का पूरा प्लान अगर इनका आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, कवरेज फॉर फिल्म्स कम मेंस, लाइव क्लास बाय टॉप एडुकेटर, एनसीईआरटी फिल्म्स टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, ये पूरा प्लान है उसका कि 1 ईयर में कैसे पढ़ाएंगे, कब से कब तक क्या चलेगा। ठीक है, तो ये डिटेल आप देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टीचर्स के सारे नाम मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, ये बाइलिंगुअल क्लास का पूरा डिटेल है, कम्प्रीहेंसिव बैच फॉर 2022। ठीक है, यहाँ पर आवर्स भी लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, कब आपको टीचर्स मिलेंगे, टीचर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में आरती चौहारी हैं और सुभाष गुर्जर हैं, अभिषेक श्रीवास्तव हैं। ठीक है, तो सबके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी मृणाल पटेल से पढ़ाएंगे, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बैच है आपका 1 साल का जो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। बिल्कुल उसी क्लास में यदि आप हिंदी मीडियम से लेना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी इंग्लिश मीडियम से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम ये है और ये हैं उसके टीचर। ठीक है, स्लाइड आप देख लेंगे पूरा बाकायदा। और इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच अगर आपको हिंदी मीडियम में ज्वाइन करना है तो उसका डिटेल ये है, उसके टीचर और कब कब क्लासेज होंगी वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप 2 साल का प्लान लेना चाहते हैं तो उसका प्रोग्राम ये है और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। इसका प्रोग्राम पूरा यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाते हैं इसका प्रोग्राम पूरा। ठीक है, इसके आगे भी देखते हैं, कुछ स्लाइड्स हैं इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी 1 सितंबर से क्लास इनका स्टार्ट हो रहा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यह है आपका 60 डेज टू गो प्रीलिम्स, यानी कि 2 महीने का सब्सक्रिप्शन है। इसमें आपको ये देंगे क्रैश कोर्स, ये इंग्लिश मीडियम में होगा और बाइलिंगुअल भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, ये है मतलब आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ बताया गया है कि ये बहुत इजी प्रोसेस है पढ़ाना यहाँ पर। ठीक है, पढ़ना क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप सीधे वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं और जो आपके एडुकेटर होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, ये है इनका यूपीएससी कॉम्बैट जो है प्लान, जिसमें आप हर संडे को एक टेस्ट देते हैं और अगर आप जीतते हैं तो आपको मिलता है 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। देख सकते हैं पूरा स्लाइड आप देख लेंगे। 28 अगस्त तक इसमें ऑफर है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज का पूरा डिटेल ये है, स्लाइड भी आप देख लेंगे। इसमें अगर आपके काम का है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक यूपीएससी सीएससी, ये पूरा डिटेल उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ और स्लाइड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। जो आपके काम का है उसको फटाफट आप परचेज कर लीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। सारी स्लाइड्स मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करूँगा क्लास। अगर आपको कुछ बुक्स खरीदनी है अकेडमी से तो उसके लिए भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये उनका जो पूरा प्लान है कैसे क्या होगा उसके बारे में भी आप डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी उसका पूरा डिटेल है क्लास का, इसको आप देख सकते हैं कैसे क्या आपको परचेज करना है। ठीक है, तो ये पूरी स्लाइड्स हैं। अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है, 1 साल का प्लान लेना है, 2 साल का प्लान लेना है, आपको डिग्री लेना है, कुछ भी खरीदना है तो आपको जाना है अकेडमी पर सिंपली और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सीधे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर सारी लिंक आपको दे दी गई है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमारी टेक्निकल टीम आपको जवाब जरूर देगी। ठीक है, अब आते हैं अपने क्लास पर। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने संघ को अच्छे से समझ लिया था, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र को समाप्त कर लिया था। करीब 10 से 12 वीडियो में हमने संघ की पूरी पढ़ाई की थी। अब हम उससे आगे बात करेंगे और नागरिकता को समझने का प्रयास करेंगे। नागरिकता संविधान का भाग 2 है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ना है, हमें पॉलिटी भी पढ़ना है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी उसको पढ़ेंगे, इसके अलावा जो पॉलिटी से संबंधित चीज़ें हैं उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम नागरिकता। ठीक है, तो देखेंगे राज्य के 2 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, स्टेट्स।
राज्य का मतलब यहाँ पर यूपी बिहार से नहीं, यहाँ पर राज्य का मतलब इंडियन स्टेट से, ठीक है। तो किसी राज्य का जो मतलब होता है उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो क्षेत्र होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, और जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है वो उस पर निवास करने वाली जनता होनी चाहिए। इन दोनों के बिना किसी राज्य की अवधारणा हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो भूभाग के साथ में जनता भी होनी चाहिए, तभी किसी राज्य की अवधारणा गढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे, किसी देश में निवास करने वाले लोगों का दो वर्गीकरण हो सकता है, ठीक है। किसी देश में निवास करने वाले लोगों का वर्गीकरण दो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है देखेंगे यहाँ पर आप। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, स्क्रॉल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी देश में निवास करने वाले लोगों का वर्गीकरण दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। कैसे? एक तो नागरिक और दूसरे विदेशी। बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या जो है नई बात है, लेकिन कुछ नई बातें हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लगता बहुत सिंपल है, लेकिन वही होता है ना, जहाँ चीज़ें आपको बहुत आसान लगती हैं गड़बड़ वहाँ पर आप करके आते हैं। जो पेपर इजी होता है गलती वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज़ होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो समझेंगे कि किसी देश में निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनका दो वर्गीकरण हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो नागरिक और दूसरा विदेशी। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो देश में रहते हैं यानी कि देश की व्यवस्थाओं के तहत दर्ज हैं वो नागरिक हैं, और जो बाहर से आए हैं किसी कारण से, हो सकता है घूमने आए हों या कुछ दिनों के लिए पढ़ाई करने आए हों या कुछ काम करने के लिए आए हों, तो विदेशी नागरिक होते हैं, ठीक है। विदेशी नागरिकों का भी दो वर्गीकरण होता है। इससे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है, तो उसको समझेंगे कि दो वर्गीकरण उसका क्या है। तो विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो शत्रु विदेशी नागरिक होते हैं और एक मित्र विदेशी नागरिक होते हैं। अच्छा, जैसे मैं शत्रु बोलता हूँ तो आपके दिमाग में पाकिस्तान जरूर आता होगा, लेकिन भाई साहब उसको हम शत्रु विदेशी नागरिक नहीं कह सकते। अगर कोई पाकिस्तानी हमारे यहाँ आता है, टूरिस्ट वीज़ा लेकर के आता है या पढ़ाई करने आता है, कुछ भी करने आता है, हालांकि अभी तो ये सारी चीज़ें बंद हैं जो है काफ़ी दिनों से, लेकिन अगर आता है या कोई चाइनीज आता है तो आप उसे शत्रु कहेंगे कि मित्र कहेंगे, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ठीक है। जैसे ही शत्रु की बात होती है तो आप कहते हैं पाकिस्तान और चाइना हमारे दो शत्रु हैं, लेकिन वो कागजों में आपके शत्रु नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका भला वो नहीं चाहते हैं, ये है वो जो है उनकी अपनी कमियां हैं, लेकिन उनको आप शत्रु कब कहेंगे? या शत्रु विदेशी नागरिक का पहचान क्या है, किसको आप कहेंगे? इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा और इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। जवाब ये है कि जब किसी देश के साथ आपके देश का युद्ध हो रहा हो तो उस देश के समस्त नागरिक आपके लिए शत्रु विदेशी नागरिक होंगे, और जो उनके अधिकार होते हैं भारत में वो बहुत सीमित हो जाते हैं। यानी कि उनको गिरफ्तारी से संबंधित जो बहुत सारे छूट्स मिलते हैं बाकी नागरिकों को या विदेशी मित्र देश के नागरिकों को, उनको नहीं मिलता है। हालांकि जीवन जीने का अधिकार सबको मिलता है। तो शत्रु विदेशी जो नागरिक हैं वो ऐसे नागरिक हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा होता है, और मित्र देश के नागरिक ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारणवश भारत में आए हैं और भारत के साथ उनका कोई युद्ध नहीं चल रहा है, तो वो मित्र विदेशी नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। दूसरी स्लाइड पर आते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के नागरिक हैं, एक विदेशी हैं और एक भारतीय हैं। तो भारतीयों को कुछ विशेष मिलेगा, भाई अलग कैसे होगा कि हम भारत के तो हमें क्या अलग मिला, तो उसके लिए हम समझेंगे कि यहाँ पर अलग हमारे लिए क्या है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि बहुत सारे प्रावधान संविधान में ऐसे किए गए हैं जो केवल और केवल देश के नागरिकों के लिए हैं। जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समानता का अधिकार, या यूं कहें कि विभेद के विरुद्ध अधिकार। ये संवैधानिक भाषा है, लेकिन आसान भाषा में ये कहेंगे कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समानता का अधिकार। अब मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का नागरिक आए और कहे कि भैया ऐसा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आपने अपने संविधान में लिखा है कि हम जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करते, तो हमको भी नौकरी दे दीजिए। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, इसके अलावा किसी को प्राप्त नहीं। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, ठीक है। लोक नियोजन के विषय का मतलब कि सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर समानता की बात की जाती है।
हालांकि आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर संशोधन किया गया है, इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक जो बात है वो ये है कि लोक नियोजन के अवसर पर जो समानता की बात होती है वो भी केवल और केवल किसके लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है और अन्य किसी देश के नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करना, संघ बनाना, संचरण, निवास या व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो ये किसको मिला हुआ है, केवल भारतीय नागरिकों को मिला है। अब मान लीजिए पाकिस्तान का कोई संगठन है, ठीक है, जैसे लश्कर तैयबा है, तो वो पाकिस्तान उसको नहीं मानता आतंकवादी संगठन, कहता है कि नहीं तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम उसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो अगर ये होता कि हम किसी को भी सम्मेलन करने का आज़ादी देते, संघ बनाने का आज़ादी देते, संचरण करने का आज़ादी देते, तो बड़ा बड़ा गन लेकर के आते और दौरान दौरान सबको मार के चले जाते। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रावधान किसके लिए, केवल भारतीयों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा देखेंगे लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान करने का अधिकार किसका है, केवल और केवल भारतीय नागरिकों का है, ये किसी विदेशी का नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये अधिकार भी केवल भारतीयों का है। अगर कहीं ये अधिकार विदेशियों को दे दिया गया होता तो पता चलता कि अमेरिका के 12 पूंजीपति भारत में सांसद बने बैठे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। कोई भारत से बाहर का नागरिक भारत में किसी संसद का चुनाव या राज्य विधानमंडल कोई भी चुनाव लड़ नहीं सकता है। इसके अलावा देखेंगे कि सार्वजनिक पद जो है, यानी कि जो पद भारत की पहचान के साथ जुड़े हुए, जैसे राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, या उच्चतम न्यायालय का पद है, यानी कि कोई उच्चतम न्यायालय का जज हो, उच्च न्यायालय का जज हो, या किसी राज्य का राज्यपाल हो, महान्यायवादी या महाधिवक्ता, ये सब ऐसे पद हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होते हैं। इनके लिए क्या व्यवस्था, केवल और केवल भारतीय नागरिक ही इस पद पर बैठ सकते हैं, यानी कि ये अधिकार किसी विदेशी नागरिक को नहीं है और ये अलग करता है हमें जो है दूसरे विदेशी नागरिकों से। ठीक है, तो ये हुआ विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक में अंतर, और शुरुआत में हमने समझा कि जो नागरिकों का वर्गीकरण है वो क्या है। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे कि संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान क्या कहता है नागरिकता पर, उसमें क्या क्या प्रावधान है, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, उसका जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।